तो आज पढ़ने वाले हैं हम ग्राफ फंक्शन। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ग्राफ फंक्शन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप बताओ, ग्राफ कितने टाइप के होते हैं? जितने तुम लोगों ने अभी तक देखे हैं या सुने हैं, ग्राफ कितने टाइप के होते हैं? ऐसा कोई देखा हुआ है ग्राफ कैसे होते हैं, किस तरह से बनते हैं? अच्छा, ये तो पता होगा एक्स और वाई एक्सिस में बनते हैं। ठीक है, कभी देखा ऐसा सीधा ग्राफ बनता है ना? ऐसा कर्व का ग्राफ भी बनता है, ऐसे भी देखा होगा। कभी ऐसे इडिम तिडिम ग्राफ भी बनता है ना? तो ग्राफ के अलग अलग टाइप होते हैं। और क्या होता है कि आप बोल सकते हो, इन ग्राफ को बनाने के लिए इनकी इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। यानी कि ग्राफ हम समझ पाएंगे कि ये कितनी इक्वेशन से बन सकते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, मैं आपको जनरली 5 टाइप के ग्राफ पढ़ाने वाली हूँ। पहला होता है आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कौन सा होता है आपका? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, और इसी को बोलते हैं बेटा अपन सरल रेखा। सरल रेखा का यानी कि एक सिंपल लाइन बनेगी। लेकिन क्या होता है, और हाँ, इसकी इक्वेशन कैसी होती है, मतलब कि किन दो के बीच में बनेगी, कब बनेगी, उसको पहचानने के लिए इसकी इक्वेशन, इसका समीकरण होता है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। पहले मैं बता दूं कि हम ग्राफ बनाते क्यों हैं। तो होता क्या है कि दो फिजिकल क्वांटिटी, हम जानते हैं हमारा फिजिक्स बिल्कुल पूरा फिजिकल क्वांटिटी में से बना हुआ है, राशियों से मिलकर बना हुआ है, वर्क, पावर, फोर्स वगैरह ये सब है ना। तो होता क्या है कि दो फिजिकल क्वांटिटी एक एक्स एक्सिस पर रखेंगे और दूसरे को किस पे रखेंगे? वाई एक्सिस को। ठीक है, और फिर उनके बीच में ग्राफ बनाएंगे कि अगर एक्स यानी कि एक क्वांटिटी आगे बढ़ रही है तो दूसरे के साथ क्या हो रहा है, वो पीछे हो रही है, उसके साथ आगे बढ़ रही है, उसके साथ स्क्वायर से बढ़ रही है, किस तरह काम कर रही है। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसको बनाते हैं? ग्राफ को। ठीक है, अब पहला ग्राफ ऐसा जिसमें पहले क्वांटिटी जो वाई एक्सिस पर रहेगी उसकी पावर भी 1 रहेगी, और एक्स एक्सिस पे रहेगी उसकी पावर भी क्या रहेगी? 1 रहेगी। ठीक है, यानी कि हम फटाफट देख लेंगे कि अच्छा, दोनों क्वांटिटी की पावर एक एक है, इसका मतलब उसके अंदर कौन सा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, जैसे ही हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं, एक आप बोल सकते हो इसमें एक कांस्टेंट लग जाता है, जो हम बोलेंगे m। ठीक है, प्लस c। इसे इक्वेशन ऑफ लाइन भी बोलते हैं, और पहचानने का तरीका ये, दोनों की पावर कैसी होनी चाहिए? एक एक, सिंगल सिंगल। ठीक है, अभी m और c क्या बोला है, ये तो समझ गए। y क्या है? कोई एक क्वांटिटी जो y एक्सिस पर रहेगी। x क्या है? कोई दूसरी क्वांटिटी जो x एक्सिस पर रहेगी। अब m और c क्या है? तो m होता है बेटा स्लोप। क्या होता है? स्लोप। स्लोप ढाल, हिंदी में बोले तो प्रवणता, है ना? तो तुमने बहुत बार देखा होगा, जैसे मान लो आपका ग्राफ है, एग्जांपल के लिए मैं इधर दिखा रही हूँ y और x। कभी ऐसा भी बनता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो ग्राफ कितना झुका हुआ हो, वो कौन डिसाइड करता है? m। और m की वैल्यू कैसे निकालते हैं? टेन थीटा से। कैसे निकालते हैं बेटा? टेन थीटा से। जैसे मान लो कोई ग्राफ है, उसमें ये, और इसे बोलेंगे थीटा, तो इसका स्लोप निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं? टेन थीटा। अब टेन थीटा का ही क्यों यूज करते हैं? टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अरे लंब बटा आधार। ठीक है, तो अगर थीटा है तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब, यानी कि वाई, और ये वाला क्या हो जाएगा? x। तो ये आपका dx। ठीक है, अब dy dx क्या लिखा? चेंजेस लिखना है, मतलब आपका ओरिजिन से यहाँ तक का, या फिर यहाँ से शुरू हो तो यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, चेंजेस। और इसी को हम लिख सकते हैं, चेंज को क्या लिखते हैं? y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो ये तीन तरीके हैं m निकालने के। पहला, अगर थीटा दिया हो तो हम इससे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका हो तो क्या है? dy बाय dx, यानी कि डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, अवकलन। उसने समझाया था अवकलन करना, डी बाई डी हो तो अवकलन होता है। ठीक है, तो अवकलन से भी हम निकाल सकते हैं। मान लो कोई फंक्शन दे दिया हमें t के रूप में, x के रूप में, तो हम अवकलन कर सकते हैं। तीसरा तरीका, हम कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक से भी निकाल सकते हैं कि किस तरह से बनाया जाएगा। इन तीनों के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पर। पहला एग्जाम्पल, जैसे मान लो टेन थीटा दिया है, तो एक क्वेश्चन ये लो, 45 डिग्री एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, ये आपका y और यहाँ x। तो इसकी मान लो हमको क्या बनानी है? इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन कैसे बनेगी भाई? जैसे ग्राफ दे दिया है उससे इक्वेशन बनाई जा सकती है। दूसरा तरीका, इक्वेशन से ग्राफ बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये ग्राफ दिया है, इसकी इक्वेशन सबसे पहले तो जो y की जगह y लिखेंगे, तो मान लो y, या फिर हम इसको लिखें v और t, बहुत बढ़िया रहेगा। y की जगह कौन है? v। पहले तो इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो y की जगह कौन है? v। x की जगह कौन है बेटा? t। अभी मुझे m नहीं पता है ना, प्लस c।
अब सी कब आता है और कब नहीं आता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, फिलहाल में इसमें सी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, आपका m की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ m मुझे खाली रखना है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1045 डिग्री, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 कितना होता है 1, तो यहाँ से कुछ नहीं लिखना है, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1, समझ में आ रहा है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t, ये क्या बन गया आपका ग्राफ का इक्वेशन, ठीक है। अब c का क्या रोल था वो भी देख लेते हैं। m का रोल समझ में आया है ना, ये डिसाइड करेगा कि कितना झुका हुआ है और कितना नहीं। दूसरा फंक्शन, दूसरी चीज है आपकी सी। अब ये सी क्या होता है, सी होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी कि सी डिसाइड करेगा कि ग्राफ कहां से बनना शुरू होगा, ठीक है। अगर मान लो आपका सी पॉजिटिव है तो ग्राफ प्लस वाई एक्सिस से बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। अगर आपका सी कैसा है, नेगेटिव है, तो ग्राफ माइनस वाई एक्सिस से बनना शुरू होगा। और अगर आपका सी जीरो है तो आपका ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा। कहां से, ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु, मूल बिंदु से शुरू होगा। समझ में आ रहा है क्या। तो सी पॉजिटिव है तो कहां से शुरू होगा, प्लस वाई से। सी नेगेटिव है तो कहां शुरू होगा, माइनस वाई से। और सी जीरो है तो कहां शुरू होगा, ओरिजिन से। इसका मतलब ये ओरिजिन से शुरू हुआ, इसमें सी नहीं है। अच्छा, एम का एक और काम होता है, जैसे एक काम तो टेन थीटा यानी स्लोप निकालना हो गया, दूसरा काम होता है कि आपका ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा ऐसे ग्राफ भी बनते हैं, जैसे एक तो ये बनाते हैं, ऐसा भी तो बनाया जाता है ना, ये नीचे की तरफ आता है। तो डिपेंड करता है किस पर, एम पर। तो अगर आपका एम, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, अगर आपका एम पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की ओर जाता है, और अगर आपका एम नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे की ओर जाता है। और अगर एम नहीं है तो उसमें कोई स्लोप नहीं होगा, वो कैसे चला जाएगा, बिल्कुल सीधा चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या। तो कुछ ग्राफ बनाए हम लोग, ठीक है। सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं, पहला कंडीशन आपका, ठीक है। अब इसमें हम ग्राफ बना रहे हैं कैसे, आप बोल सकते हो ग्राफ टू इक्वेशन, और दूसरा क्या हो जाएगा, इक्वेशन टू ग्राफ। तो पहले ग्राफ से इक्वेशन बना लेते हैं। जैसे पहला तरीका तो तुमने देख लिया था, मान लो मैं ग्राफ बना रही हूँ एटी का, ठीक है, वीटी का बना लेते हैं फिर से, ठीक है। और मान लो ये एंगल कितना है बेटा, 30 डिग्री, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनेंगे, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y की जगह कौन है, v। m कौन है, वो अपने को निकालना पड़ेगा। तो क्या निकाले, कैसे निकालेंगे, टेन 30 डिग्री इक्वल टू m, और टेन 30 कितना होता है, 1/, तो m की वैल्यू 1/√3। x कौन है, t, और c क्या है, जीरो, क्योंकि ओरिजिन से शुरू हो तो c नहीं है, मतलब ये आपकी इक्वेशन। समझ में आया क्या। दूसरा तरीका, ये देखो ऐसा कुछ बन जाए मान लें, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों को कुछ कोऑर्डिनेट दे रखे हो कि कहाँ से शुरू होगा, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ज्यादा अच्छा है इधर देखो, ऐसा भी कर सकते हैं। मान लेते हैं एक कोऑर्डिनेट यहाँ है ना, 2,3, कितना है 2,3, इसका मतलब x में कितना आगे है ये 2, और y, ये x होता है y, और y में कितना है ये 3। समझ में आ रहा है, 2,3 एक पॉइंट। मान लेते हैं दूसरा पॉइंट यहाँ है, इसे क्या लिखेंगे 4 या 3,4। अब ये क्या बोल सकते हैं, x में कितना है 3 और y में कितना है 4। समझ में आ रहा है क्या बेटा। अब तुम अगर इसके बीच में एक लाइन देखो, सी लाइन बन जाएगी, ग्राफ बन रहा है, और ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है, इसको थोड़ा पीछे ले जाएंगे, ठीक है। यहां से शुरू हो सकता है ये वाली लाइन, इसको थोड़ा और पीछे जाएंगे तो ये शायद माइनस वाली कैटेगरी में आएगा। फिलहाल हम इसका एक्सिस या इसका थीटा यहाँ से भी देख सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या। अब देखेंगे जरा इसको हम। तो सबसे पहले मुझे इक्वेशन बनानी है, तो एग्जाम्पल के लिए आप बोल सकते हैं एक्स टी का ग्राफ बना है। एक्स टी, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना, विस्थापन, और समय के बीच में ग्राफ बना है। तो इक्वेशन अगर बनाएंगे तो y की जगह कौन है x, x की जगह कौन है t प्लस c। c मतलब ये हाइट, y एक्सिस है ना, तो प्लस y से शुरू होती है हाइट। ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट कितनी होगी 3, बहुत बढ़िया। 2 और 3 दे रखा है, तो 2 ये है 3 ये है, तो ये हाइट कितनी होगी 3, c की वैल्यू, ठीक है। अब m की वैल्यू निकाल देते हैं, तो m इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है।
या फिर टेन थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बेटा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय क्या होगा, x2 माइनस x1। y2 कितना है 4, y2 कितना है 4, y1 कितना है 3 डिवाइड बाय x2 कितना है 3 और x1 कितना है 2। कितना आएगा 3 माइनस 1 1, मतलब कि आपका 1 टेन थीटा में किसकी वैल्यू होती है 1 45 डिग्री की। हालांकि थीटा निकाले तो, और जैसे मान लो यहाँ 1 भी लिख दूंगी मैं, तो t+3 बनेगा क्योंकि इंटू करने पे कुछ नहीं आएगा। समझ में आ रहा है इक्वेशन। और बोले थीटा कितना, तो थीटा इक्वल टू कितना 45 डिग्री, और अगर इधर से मेजर करना है उसको तो 135 डिग्री। 180 में से 45 माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या। तो ये हमने क्या करा, ग्राफ से क्या बना ली, इक्वेशन बना ली। और मान लो कोई फंक्शन भी हमें दे तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर डिफरेंशिएशन करके भी हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं, तो भी हमारी इक्वेशन बन जाएगी। समझ में आया कि बेटा। चलो फटाक से इतना नोट करो, फिर हम इक्वेशन से ग्राफ बनाते हैं। चलो इसके आगे का देखते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जैसे हमने ग्राफ से इक्वेशन बनाना सीखा, मान लेते हैं कोई ने ग्राफ दे दिया हो हमको और इससे इक्वेशन बनाना सीखा हमने। अब हम अगेन यहाँ पर इक्वेशन से ग्राफ बनाते हैं। तो मैं ऑलमोस्ट हर टाइप की इक्वेशन लिख देती हूँ स्ट्रेट लाइन में जिनसे ग्राफ बनाया जा सकता है। आप देखेंगे कि आप खुद ही ग्राफ बनाने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा दूं, अगर m पॉजिटिव होता है तो ग्राफ कहाँ जाता है बच्चा, ऊपर, और m नेगेटिव होता है तो ग्राफ नीचे की ओर। c अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, +y से। बहुत बढ़िया। c नेगेटिव है तो ग्राफ, और c 0 है तो ओरिजिन से। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो बस इसी का यूज करके हमको देखना है। जैसे y इज इक्वल टू, सबसे पहला ग्राफ बन जाता है mx प्लस सी, ठीक है। दूसरा y इक्वल टू mx माइनस सी। तीसरा y इक्वल टू माइनस mx प्लस सी। और चौथा y इक्वल टू माइनस mx माइनस सी, ठीक है। इसके अलावा y इज इक्वल टू mx, ठीक है, मान लो जिसमें c ना हो, y इज इक्वल टू माइनस mx, y इक्वल टू सी, और y इक्वल टू माइनस सी। ये लगभग 8 टाइप के ग्राफ हैं, ठीक है। और इस तरह की ही इक्वेशन आपके पास आ सकती है। समझ में आ रहा है क्या। तो यहाँ देखोगे ग्राफ बनाएंगे फटाफट हम y और x के बीच में। तो m कैसा है आपका पॉजिटिव, यानी कि ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। और आपका c कैसा है पॉजिटिव, मतलब ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, +y से। +y, अब मुझे c की वैल्यू नहीं पता, अगर मुझे पता होता कि 2 3 4 कुछ दिया है तो मैं 2 3 4 वहां से शुरू करती। तो मैं अंदाज मार यहाँ से ले लेती हूँ, यहाँ से। और क्योंकि m एग्जिस्ट कर रहा है मतलब स्लोप होगा, m है यहाँ पर मतलब कि स्लोप भी होगा। मुझे अभी कंफर्म नहीं कितना है, तो मैं कुछ स्लोप बना देती हूँ और ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। दूसरा आप देखेंगे आपका c कैसा है बेटा, नेगेटिव, मतलब ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, माइनस वाई एक्सिस, यानी कि यहाँ से c की वैल्यू कुछ होगी। और m एग्जिस्ट कर रहा है, साथ साथ पॉजिटिव है, तो ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर। ये दिख रहा है। चलो अगला बताएंगे, c बताएं कैसा है, यहाँ से शुरू हो सकता है। और m कैसा है, कहाँ जाएगा, और ये स्लोप की, m की वजह से स्लोप आ रहा है इनमें, है ना, ठीक है। अगला बताएंगे m कैसा है, नेगेटिव। c भी कैसा है, कहां से शुरू होगा, नीचे से, और कहां जाएगा, नीचे। बहुत बढ़िया। चलो यहाँ पर देखो c नहीं है, मतलब कहां से शुरू होगा, ओरिजिन से। कहां से शुरू होगा बेटा, ओरिजिन से। अभी देखा था हमने, ओरिजिन यानी कि यहाँ से शुरू होगा। m कैसा है, पॉजिटिव, मतलब ग्राफ ऊपर जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, फिर से देखेंगे सी नहीं है यानी कि ओरिजिन से शुरू होगा, और एम नेगेटिव है मतलब नीचे जाएगा। अब यहाँ तो एम ही नहीं है पर सी तो है, ये लो सी, पॉजिटिव सी है, ठीक है। अब एम नहीं है तो मतलब उसमें स्लोप नहीं आएगा, स्लोप नहीं आएगा तो सीधा चला जाएगा। एम 0 है मतलब टेन थीटा 0 होगा, और थीटा 0 सीधा चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे फिर से, है तो सही नेगेटिव में लेकिन सीधा चला जाएगा। ये आपका एक्स वाई एक्स। समझ में आ रहा है क्या बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, ग्राफ समझ में आ गए, इक्वेशन से ग्राफ फटाफट से नोट करो।
चलिए, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो जाता है, ठीक है जिसमें आप ग्राफ से इक्वेशन और इक्वेशन से ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ बनाने का या इक्वेशन बनाने का सीधा फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। एम पॉजिटिव हो ग्राफ ऊपर ले जाना, एम नेगेटिव हो ग्राफ नीचे ले जाना। सी पॉजिटिव है प्लस वाई एक्सिस से काटना, सी नेगेटिव है माइनस वाई से, सी जीरो है ओरिजिन से, ठीक है। तो इससे ग्राफ आराम से बन सकते हैं। और इक्वेशन क्या होगी, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि दोनों की पावर सिंगल होनी चाहिए, तो उनके बीच में कौन सा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन सरल रेखा का ग्राफ। दूसरा ग्राफ हमारा हो जाता है पैराबोला। पैराबोला यानी कि परवलय, ठीक है। अब परवलय, फिर हमें इक्वेशन चाहिए, यानी कि हम पहचानेंगे कैसे कि इन दो के बीच में यही ग्राफ बनना है। उसके लिए किसकी यूज होती है, इक्वेशन की। और इसका इक्वेशन होता है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर या x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, यानी किसी एक की पावर सिंगल होगी तो किसी एक की पावर डबल होगी। समझ में आ रहा है क्या बेटा, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन हो सकती है, ठीक है। अब ग्राफ कैसे बनते हैं ये देखेंगे, इस तरह से। और ये वाला, ये आपका y x, ये आपका y और x। एक ग्राफ समथिंग कुछ ऐसे बनता है और दूसरा ग्राफ ऐसे। अब ऐसा कैसे पहचान में आएगा कि किसका कौन सा ग्राफ है, बहुत सिंपल तरीका है, जिसकी पावर सिंगल होगी उसकी तरफ इसका मुंह खुलता है। पैराबोला बनता है ये, तो जिसकी पावर सिंगल, जैसे y की पावर सिंगल तो इसकी तरफ इसका मुंह खुला, यहाँ किसकी पावर सिंगल हुई x की, तो यहाँ x की तरफ इसका मुंह खुलेगा। बना लोगे, ठीक है। इक्वेशन पहचान लोगे, किसी एक को डबल होना पड़ेगा, किसी एक को सिंगल, और वहां से हम इक्वेशन बना सकते हैं। ये किसकी इक्वेशन है बेटा, पैराबोला की। तीसरा होता है आपका हाइपरबोला, अति परवलयकार। क्या होता है आपका, अति परवलयकार, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन, फिर से इक्वेशन चाहिए, y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि y और x दोनों की पावर हमें कितनी चाहिए, डबल ही चाहिए, ठीक है। और ग्राफ बनाने का तरीका, एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही आपके ग्राफ में स्क्वायर आ जाता है तो मान के चलना कर्व बनेगा। जैसे ये कर्व, गोलाई हल्की सी दिख रही है ना, स्ट्रेट लाइन तब तक ही बनती है जब तक पावर कैसी हो, सिंगल, है ना। कर्व आ जाएगा, अब कर्व क्या होगा, तो तुम देख सकते हो एक्स बढ़ेगा तो आपका वाई भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये इस तरह से ग्राफ बनेगा कर्व वाला, ये आपका एक्स भी बढ़ रहा है और इस तरफ से क्या बढ़ रहा है बेटा, वाई। ये दोनों इस तरह से बढ़ेंगे, ये इसकी इक्वेशन। इसे क्या बोलते हैं हम, हाइपरबोला। तीसरा आ जाता है, चौथा आपका आ जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन सा आ जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी कि आयताकार अति परवलयकार। आयताकार अति परवलयकार, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन क्या होती है, तो इसकी बहुत सारी इक्वेशन होती है, जैसे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर, y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, या y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर। अब चार इक्वेशन है, कैसे याद रखेंगे, तुम सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, केवल यही ग्राफ है जिसमें सारी इक्वेशन इनवर्स हैं। कैसी हैं, इनवर्स हैं, अपोजिट प्रोपोर्शनल के व्युत्क्रमानुपाती हैं, यानी कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, चाहे उसकी पावर हो, पावर ना हो, डबल पावर हो, कुछ भी हो। समझ में आ रहा है क्या, अगर एक दूसरे से अपोजिट है मतलब पक्का उनके बीच का ग्राफ कौन सा बनेगा, आयताकार अति परवलयकार, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। और बनाने का तरीका बिल्कुल हाइपरबोले जैसा, बट एक चीज अगर इंक्रीज हो रही तो दूसरी डिक्रीज हो रही है, एक इंक्रीज हो रहा हो तो दूसरा डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है क्या, अगर मान लो ये उल्टा जा रहा हो तो फिर ये वाला इंक्रीज होगा, ठीक। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। ये क्या है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बहुत जगह पूछा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कोई बोले F और R के बीच में ग्राफ बनाओ, ठीक है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। सीधा देख सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कौन सा ग्राफ बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो F R, अगर R इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिक्रीज। समझ में आ रहा है क्या बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं, जो भी इंक्रीज हो
उसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। वो बताएगा, जैसे फोर्स के लिए डिस्टेंस इंक्रीज हो भी सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, समझ आ रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में रहेगा वही आपका डिक्रीज या इंक्रीज होगा, पर मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है, क्योंकि हम यहाँ पर डिस्टेंस रख सकते हैं। डिस्टेंस तो खैर इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो सकती है, बट मैक्सिमम टाइम हम यहाँ पर टाइम रखते हैं, टाइम, ठीक है। अब टाइम कभी माइनस नहीं हो सकता, वो तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने इस वाले से बताया, ठीक। बाकी फिर डिस्टेंस कम हो तो आप डिस्टेंस कम करेंगे, फोर्स ज्यादा कर लेंगे, ठीक है। तो वो ऊपर जाएगा, ये अंदर की तरफ आएगा। समझ में आ रहा है क्या? नोट कीजिएगा फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके यहाँ पर खत्म हो जाते हैं 4 ग्राफ, ठीक है। अब लास्ट वाला ग्राफ, वो भी इंपॉर्टेंट है भाई। वो किस में काम आता है आपका? वो जगह जगह आपको काम आएगा। जैसे चार्ज, जब आप कैपेसिटर पढ़ोगे उस टाइम पर कैसे चार्ज इंक्रीज होता है, किस तरह से डिक्रीज होता है, वहां पर वो आपको काम आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो आप जो पढ़ते हो, हाफ लाइफ पहले तो एग्जिस्ट करता था, लेकिन अब सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। तो वहां पर भी वो काम आता था कि आप कोई अमाउंट है तो उसकी क्वांटिटी टाइम के साथ साथ कितनी खत्म हो चुकी है, कितनी बची है, ये सारी चीज बताने के लिए इसका काम होता है, ठीक है। तो फिफ्थ वाला जो आपका ग्राफ है वो होता है आपका एक्सपोनेंशियल ग्राफ। कौन सा ग्राफ होता है बेटा? एक्सपोनेंशियल, हिंदी में चर घातांकी ग्राफ, ठीक है। एक्सपोनेंशियल चर घातांकी ग्राफ, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल, क्योंकि इसके अंदर ई आता है, इसे एक्सपोनेंशियल ग्राफ बोल सकते हैं, चर घातांकी ग्राफ बोलते हैं। इसकी इक्वेशन फिर से क्या आ जाती है? इक्वेशन, क्योंकि बिना इक्वेशन के तो हम ग्राफ पहचान ही नहीं सकते कि हमको कौन सा ग्राफ बनाना है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू ए 1 माइनस ई टू दावर माइनस बी एक्स, ए 1 माइनस ई टू दावर माइनस बी एक्स, और दूसरी इक्वेशन होती है y इक्वल टू ए ई टू दावर माइनस बी एक्स, ए ई टू दावर माइनस बी एक्स। अब इनका यूज कैसे होता है और ये चीजें हैं क्या? तो तुम जैसे y और x तो जानते हो, जिनके बीच में ग्राफ बनना है, दो क्वांटिटी है, a y का मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब y a से ऊपर नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है? यहाँ पर भी ये आपका एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, ठीक है, और b एक तरह का नियतांक है जो t के साथ साथ लगेगा कि इतना टाइम हो चुका है, इतना x कंप्लीट हो चुका है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा ये चलेगा। अब मैं आपको इसका ग्राफ बनाने से पहले आपको एक चीज समझाती हूँ। जैसे ओके, आप आपका फोन लेके आए फ्रेश, अभी पूरी तरह से क्या हो रहा है, वो डिस्चार्ज है, आपने उसको क्या लगाया, चार्ज लगाया, तो आपका टाइम कैसा है? बिल्कुल जीरो। अभी स्टार्ट करेंगे हम, और आपका चार्ज भी उसके अंदर क्या है? बिल्कुल जीरो। अब हम शुरू करेंगे, जैसे हमने चार्ज लगाया, जैसे ही टाइम बढ़ता जा रहा है आपका मोबाइल का चार्ज भी क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, ठीक है। 1 घंटा हो गया, और चार्जर वाले ने बोला था कि 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा। 1 घंटे बाद वो फुल चार्ज हो गया 100%। अब तुमने और 1 घंटे लगा दिया, क्या वो और चार्ज हो सकता है? नहीं ना, पक्का। यानी कि एक टाइम बाद आप भले कितना ही टाइम कर दो, इनफाइनाइट टाइम कर दो, उसके बाद भी वो उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। यानी कि 100% चार्ज हो गया, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है क्या? दूसरा तरीका, अब हमने मोबाइल निकाला, ऑब्वियसली बात हमने चार्ज इसीलिए लगाया था कि हम उसमें चला सके उसको, ठीक है। तो अब मोबाइल चलाएंगे, अब वापस से t इक्वल टू 0 टाइम ले लेते हैं, और हमारा चार्ज कितना है अब? 100%, है ना। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आपका चार्ज क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, है ना। मान लेते हैं 2-4 घंटे आपने चलाया, अब वो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया, क्या और टाइम निकालने पर वो और डिस्चार्ज हो सकता है? नहीं। मतलब एक टाइम बाद, इनफाइनाइट टाइम हो तब भी उसकी लिमिट खत्म होने के बाद वो आगे डिस्चार्ज नहीं हो सकता। समझ में आ रहा क्या? ऐसा ही केवल इस ग्राफ के साथ होता है, और आपकी किसी भी क्वांटिटी, आपका कैपेसिटर यानी कि धारिता का चार्ज, ये सारी चीजें इसी के अंदर आती हैं। अब बहुत सिंपल सा हम देखेंगे, एक एक की वैल्यू रखेंगे। जैसे y हमारा चार्ज था और x हमारा टाइम था, ठीक है, इससे हम समझते हैं। तो जब हमारा x जीरो था यानी कि टाइम जीरो था, तब y की वैल्यू वो भी जीरो थी, और निकाल के भी देख लेंगे। देखो जरा, x जीरो रखो, किसी में जीरो का मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा, किसी की पावर जीरो का मतलब 1 होता है, किसी की पावर जीरो मतलब क्या होता है बेटा? 1। 1 माइनस 1 0, और a इंटू जीरो करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा? करके दिखाऊं क्या? साइड में आ जाएगा ये, पक्का? ठीक है। तो x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? जीरो।
अब x को अपन ज्यादा ज्यादा मान लेते हैं, इनफाइनाइट तक चला गया, बहुत जा रहा है, ठीक है। तो x की पावर इनफाइनाइट, x की वैल्यू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो इनफाइनाइट ही आने वाला है। अरे एक समुद्र में एक मग्गा जाके पानी डाल दिया तुमने, फर्क पड़ेगा क्या? नहीं ना, तो माइनस इनफाइनाइट ही रहेगा। किसी की पावर माइनस इनफिनाइट, इतनी माइनस तो ऑलमोस्ट खत्म है वो चीज, मतलब जीरो। तो ये पूरा क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा? जीरो। अब क्या बचा? केवल वन, यानी कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा? a। ठीक, यानी कि जब आपका टाइम जीरो था तब आपका चार्ज भी जीरो था, और जब आपका टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा तब आपका चार्ज 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसका ग्राफ बनाते हैं। दोनों जीरो जीरो से शुरू हुए, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया आपका चार्ज भी बढ़ता गया, और एक टाइम बाद क्या हो जाएगा बच्चा? ये मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा, जिसे हम ए बोलेंगे। और टाइम जितना भी बढ़ता जाए, ये इनफाइनाइट तो बढ़ा लेकिन चार्ज नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह का ग्राफ बनाना सीख जाओगे। ठीक है, किसी चीज को टाइम के साथ, एक्स के साथ, जिसके साथ भी बढ़ाना हो तो ये वाली इक्वेशन, बढ़ने के लिए, टाइम के साथ बढ़ने के लिए। अब यहाँ देखेंगे x इक्वल टू जीरो रख दो, x इक्वल टू जीरो, पूरा जीरो हो जाएगा, किसी की पावर जीरो मतलब वन, और वन इंटू ए क्या हो जाएगा? ए। यानी कि आपका टाइम जीरो होने पर आपका चार्ज 100% था जब आप मोबाइल चलाने वाले हो। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अब x की इनफाइनाइट तक रख दो, तो इनफाइनाइट माइनस b का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इनफाइनाइट, किसी की पावर माइनस इनफाइनाइट का मतलब ऑलमोस्ट जीरो, और जीरो का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, तो उस टाइम पे y भी क्या हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा। अब ग्राफ बनाएंगे, जब x जीरो है तब y कितना है? a, मतलब x तो जीरो, और उस टाइम पर y कितना है? a, मतलब उसकी मैक्सिमम लिमिट तक। अब जैसे जैसे x बढ़ेगा y क्या होता जाएगा? आपका चार्ज क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, ये कम हुआ कम हुआ कम हुआ, और एक टाइम बाद पूरी तरह से क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। अब x इनफाइनाइट भी पहुंच जाए तब भी कोई आपका चार्ज और कम नहीं होने वाला है। तो जब टाइम के साथ साथ या x के साथ साथ चीजें माइनस हो, कम होती जाए, तो ये ग्राफ, ये इक्वेशन, और प्लस हो तो ये ग्राफ और ये इक्वेशन। आई होप समझ में आया है क्या? पक्का? ठीक है, नोट। इस पर आखिरी क्वेश्चन करके देख लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप, अगर आपने 12th कंप्लीट किया है तो आपको पता होगा कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में सॉलिड स्फीयर, ठीक है, या होलो स्फीयर जो रहता है, ठीक है, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वो अंदर बाहर कैसे क्या रहती है वो मैं आपको बताती हूँ, और उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक स्फीयर है, एग्जाम्पल के लिए अभी ये कैसा है बेटा? होलो स्फीयर। तो होलो स्फीयर में क्या होता है? मतलब कि खोखला गोला, एक तरह का, एक फुटबॉल, अंदर कुछ नहीं होता, बाहर सरफेस सरफेस, ठीक है। वहां पर क्या होता है? अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होता है? जीरो होता है। सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और सेंटर से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है, जैसे मान लो थोड़े पॉइंट पे इस डिस्टेंस पर ई बराबर क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? ये डिस्टेंस पर, यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी? इसकी रेडियस जितनी, तो हमने आर ले लिया, ठीक है। यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? एक्स, तो हमने एक्स ले लिया, अंदर क्या है? जीरो। तो अब इसका ग्राफ अगर हमको बनाना है तो तुम देखोगे, जैसे मान लो ई और डिस्टेंस हम आर मान लेते हैं, उसके बीच में हम ग्राफ बना रहे, तो सेंटर से लेके यहां तक उसकी सरफेस तक, यानी कि आर डिस्टेंस तक, तो ई क्या है? जीरो, है ना। मतलब कि यहां तक ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितनी होगी? आर, उसकी रेडियस जितनी, वहां तक तो क्या हो गया है? जीरो। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, डैश डैश का मतलब यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है तो मतलब ये हाईएस्ट, उसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी ई क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, और ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। कौन सा ग्राफ? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बताया था ये। तो ये ग्राफ बनता है इसके बीच, मतलब यहाँ कुछ नहीं होगा, बस ये वाला। समझ में आ रहा है क्या? जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी ई क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, ठीक है। ये आपका पहला वाला। दूसरा आप यहाँ पर देखेंगे, अगर मान लो मैं सॉलिड स्फीयर की बात करूं, ठीक है, सॉलिड स्फीयर में क्या होता है? अंदर की तरफ, मतलब अब यहाँ पर भी आपका इंसुलेटर स्फीयर है, कुचालक गोला है, उसमें पूरी तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है पूरे में, ठीक है। यहाँ पर ये भरा पड़ा है, जैसे कोई लोहे का पत्थर ले लो, गोला गोल जैसा, पर अंदर भी भरा हुआ मटेरियल है।
समझ में आ रहा है क्या यहाँ पर? तो जो सेंटर पर होता है, सेंटर पर तो क्या होता है 0, सेंटर से मान लो r डिस्टेंस, स्मॉल r डिस्टेंस पर, इस डिस्टेंस पर ये होता है बेटा k q r अपॉन r क्यूब, ठीक है, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, इस आर के साथ देखते जाना है हमको चीज, ठीक है। उसके बाद उसकी सरफेस पे कितना होता है, वही के क्यू अपॉन आर स्क्वायर जितना उसमें होता है, और सरफेस से बाहर कितना होता है, वही जो उसमें होता है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ चार्ज अंदर भी है, ठीक है। तो क्यू इन की जो वैल्यू आती है ना वो होती है क्यू आर अपॉन आर क्यूब, यहाँ पर हम डालते हैं, ठीक है। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले सेंटर पे तो क्या था 0, अब इस आर को देखोगे तो सेंटर से लेके आर तक, यहां तक ये इस आर पर डिपेंड कर रहा है, मतलब ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। कौन सा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, कौन सा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, कहां तक, उसकी सरफेस तक, ये बढ़ता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पॉजिटिव एम आता है और ये बढ़ेगा, कहां तक बढ़ेगा भाई, आर तक, उसकी सरफेस तक बढ़ता है, ठीक है। और उसके बाद क्या रहता है, अब आप देखेंगे फिर से, अब आगे बढ़ता जाएगा तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर या 1 अपॉन आर स्क्वायर, फिर से कौन सा ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आयताकार अतिपरवलय, ये तो इस तरह का ग्राफ इसके अंदर बनता है, जो हमको 12th का जो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक उसमें बनाने के लिए आता ही आता है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे ग्राफ आपके काम आते हैं, तो अगर आपको ग्राफ फंक्शन पता है तो आप आराम से इनके बीच में ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जैसे एक क्वेश्चन आखिरी यहाँ पर और हम कर लेते हैं, जैसे मान लो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का t इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अंडर l बाय g। मान लेते हैं किसी ने मुझे t और l के बीच में ग्राफ बनाने को बोला, तो मुझे कुछ नहीं करना, उसकी इक्वेशन लिख लेनी है। तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन था, अंडर l, क्योंकि मुझे t और l के बीच में बनाना है, तो t स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा l, t की जगह क्या आएगा मेरा y, y का स्क्वायर, और l की जगह क्या आएगा मेरा x, काय की इक्वेशन है ये, पैराबोला, काय की पैराबोला। तो कौन सा ग्राफ बनेगा टी और एल के बीच में, पैराबोला, इसका स्क्वायर है, मतलब कि पावर इसकी सिंगल है तो इसकी तरफ मुंह खुलेगा, ये समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। वैसे ही बाकी और चीजों के भी ग्राफ आप बना सकते हैं, ठीक है। बस नोट कर लो और क्या।